हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860। ठीक है, इसमें हमने इंट्रोडक्टरी जो क्लास थी वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया। डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया ये क्या है? ये है दुराशय का सिद्धांत। दुराशय का सिद्धांत, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया, इसको डिस्कस करते हैं। दुराशय का सिद्धांत ये क्या है? एक्चुअल में जब तक ये मेंसरिया, ये दुराशय नहीं आया था, इससे पहले क्या होता था? एब्सोल्यूट लायबिलिटी हुआ करती थी। ठीक है, अगर किसी गाय ने या किसी सांड ने किसी व्यक्ति को मार दिया, टक्कर मार दी, तो पता लगा कि उस व्यक्ति ने उस सांड के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। अब उसको, गाय को बुला के लाया जा रहा है और उसमें क्या है, उसको दोषी मान करके उसमें क्या है, उसको सजा मिली कि भाई इसको 10 हंटर लगाए जाएं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए पत्थर से किसी का ठोकर लग गई, उसको चोट लग गई, उसने पत्थर के ऊपर केस कर दिया, तो पत्थर ला रहे हैं, उसको कटघरे में ला रहे हैं, उसको दोषी करार दिया जा रहा है और उसको क्या है, सजा के रूप में क्या है, इसको तोड़ दिया है, इसको नष्ट कर दिया, ताकि ये आगे से किसी को भी इस तरीके से ठोकर न। तो इस तरीके से बड़ा हास्यास्पद की जानवरों को ला रहे हो आप, ठीक है, पत्थरों को ला रहे हो कि उन पर ट्रायल चल रहा है। बाद में जब डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया आया, दुराशय, कि भाई जब तक दुराशय ना हो, इंटेंशन उसकी कैसा ना हो, मेलाफाइडी ना हो, ठीक है, तब तक कोई व्यक्ति क्या है, दंड के लिए, दंड का पात्र नहीं होगा। पनिशमेंट उसको नहीं दिया जाएगा, उसके पनिशमेंट पर प्रभाव पड़ेगा किसका? उसका इंटेंशन क्या था। तो इसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। ये क्या है? फोर कंपोनेंट ऑफ क्राइम। अपराध के 4 घटक तत्व हैं। 4 घटक तत्व हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अपराध के 4 घटक, जब ये चारों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। तो अपराध करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए एक वुमेन, एक मानव। ठीक है, मानव होना चाहिए। यानी कि अब किसी भी जानवर के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा और ना ही उसके ऊपर कोई मुकदमा आगे चलेगा। ठीक है, पहले देखिए कहाँ से सुधर करके हम कहाँ तक आ गए। ठीक है, अभी हम आगे जर्नल एक्सेप्शन में भी जाएंगे कि भाई कोई ड्रंकनेस है, ठीक है, कोई पागल हो चुका है, उसने किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कर दी, या कोई छोटा बच्चा है 7 साल से कम उम्र का है, ठीक है, तो उनको ये उनकी इंटेंशन नहीं थी, उनकी दुराशय नहीं था, मेंसरिया नहीं था, तो उनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया जाता है। तो यही देखते हैं कि सबसे पहले 4 कंपोनेंट में क्या चाहिए हमको? सबसे पहले कि ह्यूमन होना चाहिए। इसमें जो चाइल्ड है, बच्चा है, या कोई इंसान पर्सन है, पागल व्यक्ति है, ये इसमें कवर्ड नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट सेकंड क्या चाहिए, मेंसरिया, दुराशय। मेंसरिया मतलब दुराशय, ठीक है। थर्ड नंबर पर एक्टस रियस, ठीक है, आपराधिक कृत्य या दोषपूर्ण कृत्य, ठीक है। एक्टस रियस होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए, इंजरी, क्षति होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। ये चारों मिलकर के क्या हो जाता है, जब ये चारों हो जाएंगे तो वो अपराध हो जाएगा, कि वो मानव हो, ठीक है, मेंसरिया हो, एक्टस रियस हो और लास्ट में इंजरी हो, तो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो अपराध के घटक तत्व कंपोनेंट क्या है, ये चार कंपोनेंट हैं जिनसे जब ये मिल जाएंगे, जब ये एक साथ चारों आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। इनमें से कोई एक कमी है तो अपराध नहीं होगा। कई बार इसके ना होने पर, ठीक है, ये इसके ना होने पर भी अपराध हो जाता है, तो वो क्या है, वो कैसे हैं, वो इनक्वाइट ऑफेंस होते हैं, अपूर्ण अपराध होते हैं, ठीक है। उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे अबेटमेंट, ठीक है। तो पहले ये हमने देखा कि 4 कंपोनेंट चाहिए, तो 4 कंपोनेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि एक ये वाला पूरा पार्ट क्या है, मेंसरिया का है, मेंसरिया का भी होना जरूरी है। चलिए देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया, तो आपने ये देखा सबसे पहले कि 1/4 पार्ट, एक चौथा हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा क्या है, मेंसरिया का है, ठीक है। अब ये जो मेंसरिया है इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, चलना होगा आपको 12th सेंचुरी से। 12th सेंचुरी में मेंसरिया क्या था, अननोन था, और क्या हुआ करती थी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी हुआ करती थी, ठीक है। आपने किसी व्यक्ति को मारा है, चोरी की है, तो आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, कोई हम बात आपके उसमें नहीं सुनेंगे कि जी उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उस समय मैं पागल हो गया था, उस समय मैंने ड्रंकनेस कर रखी थी, तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। आप अननोन था ये मेंसरिया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी हुआ। 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में रोमन लॉ से 2 विचार आए, कौन सा, डोलस कल्पा। डोलस और कल्पा 2 विचार आए। डोलस मतलब एक्टस रियस और कल्पा मतलब मेंसरिया। ये 13th सेंचुरी में रोमन लॉ से ये विचार 2 विचार आए, और 13th सेंचुरी के लास्ट तक ये डोलस और कल्पा क्या हो गए, नेसेसरी एलिमेंट ऑफ क्राइम, नेसेसरी एलिमेंट ऑफ क्राइम बन गए। और 15th सेंचुरी में ये जो विचार है यानी कि मेंसरिया का, ये क्या हो गया, वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया, वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है जी।
तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। 12th सेंचुरी में अननोन, 13th सेंचुरी में डोलस कल्पा आए स्टार्टिंग में, लास्ट तक जाते जाते नेसेसरी एलिमेंट हुआ। 15th सेंचुरी में ये वेल एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब कोई भी क्राइम अगर है तो उसके लिए क्या है भाई, मेंस रिया, उसका जो दुराशय है वो क्या है, ये हम जरूर देखेंगे। अब ये जो डोलस और कल्पा है ये कहाँ से आए, ये लैटिन मैगजीन से। लैटिन मैगजीन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंसरिया कर रहे हैं और लैटिन मैगजीन जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये नहीं लिखते हैं तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्या है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिटरियम। एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिटरिया, यानी कि there can be no crime, there can be no crime without a guilty mind। ठीक है, there can be no crime without a guilty mind। ठीक है, तो अब बिना गिल्टी माइंड के क्या नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। या इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि क्या, कि क्रिमिनल एक्ट must be accompanied by a guilty mind। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट जो होना चाहिए किसके साथ होना चाहिए, बाय आर गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड यानी कि हमारे पास दो वर्ड्स आगे, क्रिमिनल एक्ट कैसे होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, कंपेन्ड होना चाहिए, एक्कम्पनीड होना चाहिए विद बाय अ गिल्टी माइंड। इस तरीके से इस संबंध में, इस लैटिन मैगजीन के संबंध में हमारे पास एक दो केस लॉ भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये लैटिन मैगजीन याद रखनी है, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिटरिया। केस लॉ, आर वर्सेस ऑल्डे। आर वर्सेस ऑल्डे ये केस 1837 का है और इसको डिसाइडेड किया था पर लॉर्ड आर्बिंजर। ने इसमें ये कहा गया कि ये जो लैटिन मैगजीन है ये जो लॉ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इससे भी क्या है, एंशिएंट, इससे भी प्राचीन है। जो आर वर्सेस ऑल्डे के केस में लॉर्ड आर्बिंजर ने कहा कि ये मैगजीन जो इंग्लैंड का लॉ है उससे भी प्राचीन है, इसलिए ठीक है। और एक और केस था फॉलर वर्सेस पैजेट,
पैजेट। ये कब का है? ये है 1798 का, ठीक है। इसको डिसाइडेड किया था लॉर्ड कैनियन ने, और ये कहा था ये जो लैटिन मैगजीन है, ठीक है, ये नेचुरल जस्टिस का क्या करती है? फर्दरेंस करती है। इसलिए लॉ ऑफ इंग्लैंड में वैलिड है, मान्य है, रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो 2 केस, और इसी के साथ एक और जूरिस्ट हैं हेल। हेल ने जब इस लैटिन मैगजीन का क्या किया? इंटरप्रिटेशन किया, और क्या कहा कि नो क्राइम is to be created without a guilty mind। ठीक है, नो क्राइम इज टू बी क्रिएट विदाउट अ गिल्टी माइंड। ठीक है, अगर क्राइम क्रिएट नहीं होगा बिना गिल्टी माइंड के, तो इस तरीके से ये क्या है? लॉ ऑफ इंग्लैंड में वैलिड है लैटिन मैगजीन। फॉलर वर्सेस पैजेट के केस में क्या कहा? नेचुरल जस्टिस के फर्दरेंस करती है, इसलिए लॉ ऑफ इंग्लैंड में वैलिड है। और फिर आर वर्सेस आर्ले के केस में कहा गया क्योंकि ये इसका फर्दरेंस करती है, इंग्लैंड के लॉ से भी एंशिएंट है, इसलिए इसमें वैलिड है, मान्य है। ये दोनों केस आर वर्सेस आर्ले और फॉलर वर्सेस पैजेट। फॉलर वर्सेस पैजेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैचिंग में आ जाता है क्या कि वो पूछ लेगा फॉलर वर्सेस पैजेट का केस किससे रिलेटेड है, ठीक है, अबैटमेंट से, मेंसरिया से, या मर्डर से, या कल्पेबल होमिसाइड से, इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैगजीन। जो हमारी मैगजीन है, मैगजीन क्या है? एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मेंसिट रिया। इसका हमें इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम ये देखते हैं कि किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, किसी ऑफेंस का कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो चीजें, 2 थिंग्स क्या है? नेसेसरी। 2 चीजें नेसेसरी किसी ऑफेंस को गठित करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहला एक्टस रियस, दूसरा मेंस रिया। जब हम इस लैटिन मैगजीन का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि 2 चीज़ें जरूरी हैं ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। 2 चीज़ें जरूरी हैं, पहला एक्टस रियस और दूसरा मेंस रिया। दोनों चीज़ें होने चाहिए। तो पहले एक्टस रियस को ही देख लेते हैं। एक्टस रियस क्या है? ये एक्टस रियस
It is a physical element. It is a physical element of crime. ये क्या है? फिजिकल एलिमेंट है क्राइम का, एक्टस रियस, ठीक है, दोषपूर्ण कृत्य। ये क्या है? ये इसका फिजिकल एलिमेंट है क्राइम का, ठीक है। और ये क्या है? इट इज फिजिकल consequence of human conduct. It is physical consequence. ये क्या है? फिजिकल कॉन्सिक्वेंस है ऑफ ह्यूमन कंडक्ट का, जो मानव आचरण का फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, भौतिक परिणाम है। और क्या है ये? It is such act or omission. It is such act or omission which is prohibited, by law. इट इज सच एक्ट और ओमिशन, ये कैसा एक्ट या ओमिशन है? विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा, ठीक है। और ये कहा गया इट मस्ट बी वॉलेंटरी, वॉलेंटरली होना चाहिए, वॉलेंटरली होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, ठीक है। और कैसा नहीं होना चाहिए? नॉट अंडर बाउंडेशन, नॉट अंडर बाउंडेशन, बाध्यता में नहीं होना चाहिए। अगर बाउंडेशन में आ जाएगा तो इसका सेक्शन 94 आईपीसी का वो हो जाएगा, ठीक है, जो कहता है कि अगर बाध्यता में मैंने कोई कृत्य किया है तो वो मेरा कार्य नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, इसको 94 में ही पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये फिजिकल एलिमेंट है, भौतिक तत्व है, और ये फिजिकल कॉन्सिक्वेंस है ह्यूमन कंडक्ट का। और ये ऐसा एक्ट और ओमिशन है, ऐसा एक्ट और ओमिशन है जो प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा। और इसको कैसा होना चाहिए? वॉलेंटरी होना चाहिए, वॉलेंटरली, स्वैच्छिक होना चाहिए, बाध्यता के अधीन नहीं किया गया होना चाहिए। बाध्यता में किया जाएगा तो फिर सेक्शन 94 आ जाएगा, ठीक है, जो ये कहता है कि बाध्यता में अगर कोई किया कार्य कराया जाता है तो वो मेरा कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं कि इंस्टेंट डेथ का खतरा नहीं होना चाहिए, ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से भी मान लीजिए कोई डाकुओं की टोली आ गई और उसने किसी चाबी वाले को पिस्टल रख दी, उसको दिखाया और उससे कहा कि भाई ताला खोलिए आप, तो वो ताला खोल देता है तो उसका एक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने बाउंडेशन में किया है, ठीक है। चलिए खैर इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ क्या? एक्टस रियस, पहला। मेंसरिया, मेंसरिया क्या है? इट इज मेंटल एलिमेंट, इट इज मेंटल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस। ये अपराध का क्या है? मानसिक तत्व है, ठीक है। और
ये क्या है? इट इज wrongful मेंटल पोजीशन। क्या है? wrongful मेंटल पोजीशन है, ठीक है। और इट accompanies the forecast of the result, ठीक है। ये कैसे होता है? जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसके फोरकास्ट, पूर्वानुमानों के साथ होता है कि, ठीक है। इट accompanies द फोरकास्ट ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। जो हमारे परिणाम, मतलब परिणामों के पूर्वानुमान के साथ। ये कैसा है? ये परिणामों के पूर्वानुमान, परिणामों के पूर्वानुमान के साथ होता है। यानी कि जो हम कर रहे हैं, इंटेंशनली हम कोई एक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। जो हम काम कर रहे हैं तो उसका हमें रिजल्ट, मान लीजिए कोई चलती हुई सड़क है, अगर मैं इस पर ईंट फेंक के मारूं तो जाहिर है अगर चलती हुई सड़क है तो किसी न किसी को लग जाएगी। यानी कि हमारे परिणामों के पूर्वानुमान के साथ होता है ये, इसको बोलते हैं मेंस रिया, ठीक है। चलिए, इंटरप्रिटेशन भी हो गया। अब क्या है? जो मेंसरिया है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ, ये किसके ऊपर होगा? इस पर हम एक केस लॉ है आर वर्सेस प्रिंस का। आर वर्सेस प्रिंस का ये 1875 का है और इसको डिसाइड किया था जस्टिस ब्लैकबर्न ने। जस्टिस ब्लैकबर्न ने इस केस को डिसाइड किया था, ठीक है। इस केस के बारे में अभी देखेंगे। तो जस्टिस ब्लैकबर्न ने इस केस लॉ में बताया कि जो क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, इसके दो पार्ट कर दिए, मैलम प्रोहिबिटम और मैलम इन सी। मैलम प्रोहिबिटम, मैलम इन सी, ठीक है। जब बात आई कि आप जो क्रिमिनल एक्ट है उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जस्टिस ब्लैकबर्न ने, किसमें? मैलम प्रोहिबिटम और मैलम इन सी में। आर वर्सेस प्रिंस के केस में जस्टिस ब्लैकबर्न को और भी लॉ में और भी कई योगदान के लिए जो है जाना जाता है और काफ़ी फेमस जज रहे हैं अपने समय के। तो क्रिमिनल एक्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, मैलम प्रोहिबिटम और मैलम इन सी। मैलम प्रोहिबिटम क्या है? ये इनोसेंट एक्ट है, इनोसेंट एक्ट। मैलम प्रोहिबिटम क्या है? एक इनोसेंट एक्ट है, ठीक है। बट कैसा है?
पनिशेबल है। मैलम प्रोहिबिटम मतलब एक इनोसेंट एक्ट बट पनिशेबल है। तो जो मेंसरिया है, उसको क्या करना होगा, उसको प्रूफ करना होगा, मेंसरिया को प्रूफ करना होगा। अगर मैलम प्रोहिबिटम में क्या होगा, इनोसेंट एक्ट बट पनिशेबल, तो मेंसरिया को प्रूफ कीजिए। और मैलम इन सी ये क्या है, ये एक रॉन्गफुल एक्ट है। रॉन्गफुल एक्ट है, ठीक है। तो हम मेंसरिया क्या कर लेंगे, मेंसरिया प्रेज्यूम कर लेंगे, मेंसरिया को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, ठीक है। दोनों ही उस पर केस लो, इस पर आर वर्सेस प्रिंस का, ठीक है, और इस पर क्वीन वर्सेस टालसन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये प्रिंस जो था एक अपने साथ की लड़की से, ठीक है, प्यार करता था, और वो जो लड़की थी अपनी सेहत से काफ़ी हेल्दी थी, ठीक है, हेल्दी थी तो ज़्यादा उम्र की लगती थी, और उसने अभी तक 18 साल की एज पार नहीं की थी, प्राप्त नहीं की थी, ठीक। एक बार जब उनका विचार बनता है भागने का, तो वो कहता है कि अभी तुम्हारी एज, मतलब आप माइनर हो, तो वो कहती है नहीं, मैं मेजर हो चुकी हूँ, मेरे 18 साल पूरे हो चुके हैं, और भागने के लिए इस प्रिंस को फोर्स करती है। इवन अपने कपड़े वगैरह लेकर के वो इसके पास आ जाती है, इसके घर, और यहाँ से ये दोनों जो है चले जाते हैं। इसके फादर, लड़की के फादर एनी, जो लड़की है वो एनी के फादर कंप्लेंट लिखाते हैं, ठीक है, और